Good morning, students. This is chapter number 10, Wave Optics, and today's topic is interference of light. Right? Actually, interference is a very important concept in the wave optics. Right? Now, before going to the interference of light, we have to know about the coherent sources. And here the sources are light sources. The coherent sources of light are those sources of light which emit light waves of same wavelengths, same frequency and same phase or having the constant phase difference. Means if there are two sources S1 and S2, so both having same wavelength as well as same frequency, right? It means these two sources are monochromatic sources. Means if the first source is emitting the yellow light, then the second will also emit the yellow light. Means both having same wavelength, and the same wavelength means the sources are monochromatic sources. Mono means one, chromatic means color. Color means wavelength. And both the wavelets coming from two different sources have constant phase difference. Means if the phase difference between these two wavelets, phase difference is 180 phase difference between these two waves, then it should be constant with time. It should not change with time. So there should be constant phase difference and same wavelengths. So if two sources having same wavelength and constant phase difference, then these sources will be called as coherent sources. जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, एक जैसी नाक, एक जैसी आंख, ठीक है ना? इसी तरीके से जो सोर्सेज हैं, अगर उनकी वेवलेंथ एक जैसी है और दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो उसे कहा जाता है, उनको कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज. ठीक. अब कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के दो मेथड होते हैं. देयर आर टू मेथड टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेज. नंबर 1, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर. बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, यानी जो वेव फ्रंट है उसी के डिवीजन कर दीजिए. तो वेव फ्रंट के डिवीजन कैसे होंगे? तो जब एक सोर्स के दो सोर्स आप बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक डबल स्लिट यूज करते हैं. आगे उसको हम और डिस्कस करेंगे. और दूसरा होता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, मींस पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ठीक. नाउ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. नाउ दिस इज अ वेव प्रोड्यूस्ड बाय वन सोर्स. दिस इज द वेव प्रोड्यूस बाय द अनदर सोर्स. एक सोर्स ने रेड वाली लाइन और दूसरे वाले ने जो है ब्लू वाली वेव प्रोड्यूस की. मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टू वेव्स. ठीक. अब अगर आप देखें हम, तो यहाँ पे जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? E1 प्लस E2. देखिए, पहली जो रेड वाली वेव है उसका जो आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड, वो कितना है? E1. दूसरे का कितना है? E2. तो पहले का E1 और दूसरे का E2. तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा रिजल्टेंट इन दोनों वेव्स का? रेड और ब्लू का जो रिजल्टेंट है वो है ग्रीन. इसका मतलब वो बनेगा E1 प्लस E2. यहाँ पे क्या बनेगा? E1 प्लस E2. यहाँ पे भी क्या बनेगा? E1 प्लस E2. यहाँ की अगर बात करें तो हेयर अगेन E1 प्लस E2, हेयर अगेन E1 प्लस E2. इसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. जब दो वेव्स मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट्स. तो अगर ऐसा होता है तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब एक दूसरा केस लेते हैं. यहाँ पे एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है E1, रेड वाले कलर की आपको दिखाई दे रही, दूसरे वाले की इस तरीके से आई ब्लू की. अब देखिए बेटा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो E1 है, इसका एम्पलीट्यूड है E2, लेकिन दोनों क्या है? अपोजिट फेज में. तो यहाँ पे रिजल्टेंट
जो आपको मिलेगा वो मिलेगा E1 माइनस E2। तो आप ये ग्रीन वाला देख रहे हैं बेटा, दिस इज E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि इनका जो फेज है वो अपोजिट है। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस मिला वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स जहां पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है उसे तो कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो दीज आर द टू वेज जो कलर्स आपको दिखाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर टू सोर्सेस S1 एंड S2, बोथ आर प्रोड्यूसिंग सोर्सेस वेवलेट्स, राइट। तो S1 और S2 इनके अपने अपने वेव फ्रंट्स हैं, कई सारे वेव फ्रंट्स हैं। ठीक, जब ये वेवलेट्स आगे को भेजेंगे और उनका इंटरफेरेंस होगा तो देखिए स्क्रीन पे क्या मिलेगा, सेंटर पे तो ब्राइट मिलेगा, ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड मिलने का मतलब होता है इंटेंसिटी हाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। इसका मतलब वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अब यहां देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो जहां जहां आपको ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं इसका मतलब वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया है। जहां आपको डार्क बैंड्स मिल रहे हैं, डार्क बैंड का मतलब वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने के कारण इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, द phenomena of one wave interfering with another and the resultant redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of light। ठीक है, देखिए अगर केवल एक सोर्स होता और यहाँ पे आप स्क्रीन रख देते तो लाइट पूरी स्क्रीन पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता। ठीक है, न डार्क मिलता न ब्राइट मिलता, बल्कि सभी जगह ब्राइट मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पे दो सोर्सेज को रख देते हैं तो ये जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्रीन पे, वो सेंटर पे तो बिल्कुल ब्राइट मिलने लगता, लाइट बहुत ज्यादा मिलने लगती, उसके पास जो है फिर डार्क मिलने लगता है। यहाँ कोई लाइट ही नहीं मिलती, यहाँ भी कोई लाइट ही नहीं मिलती, फिर आपको ब्राइट बैंड मिलता, फिर डार्क बैंड मिलता। इस तरीके से डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलने लगते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये जो वेव्स हैं बेटा ये आपस में इंटरफेयर करती है। तो पहली सोर्स से और दूसरे सोर्स से जो वेवलेट्स मिली सेंटर पे, क्योंकि वो सेम फेज में मिलती है इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसा आप इस केस में देख रहे हैं यहाँ ब्राइट बैंड मिला, जबकि दूसरे केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों अपोजिट फेज में मिले। अपोजिट फेज को मिलने का मतलब दोनों का फेज डिफरेंस 180 था, तो एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अब एम्पलीट्यूड अगर ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो वहां पे आपको डार्क बैंड मिले। तो द फिनोमिना ऑफ redistribution of energy in the space due to interference of two waves is called interference of light। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए बेटा हमारे पास दो वेव्स आई थी। पहली वेव थी उसकी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं किसी भी साइनोसोडल वेरिंग इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो पहली का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू A1 या ए साइन ओमेगा टी। दूसरे वाले का E2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि देखिए इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 5। ठीक है ना, इसका फेज ज्यादा हो गया ओमेगा टी प्लस 5, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है 5। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों वेव आगे बढ़ी, दोनों का सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के बाद क्या मिलता है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ आप करो क्या करो, E1 की वैल्यू रखो, यहाँ पे E2 की वैल्यू रखो, उसके बाद क्या करो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो, तो आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आएगी। फिर आप क्या करोगे, अब आपके पास तीन फैक्टर हो गए, ये तो ऑलरेडी था, इसके दो फैक्टर बन गए साइन A प्लस बी का। क्या बनेगा, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी।
फिर आप क्या करो, जो साइन ओमेगा टी है एक से कॉमन ले लो तो आपके पास इस तरीके का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद रिड्यूस करना, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेना दो फैक्टर से। ठीक, तो अगेन देयर विल बी टू फैक्टर्स। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो पहला फैक्टर था a प्लस बी कॉस फाई, इसको हमने मान लिया a कॉस थीटा है, माना है इसको कि दिस इज इक्वल टू a कॉस थीटा। और ये वाला जो फैक्टर है b साइन फाई, इसको मान लिया a साइन थीटा। ठीक, अब इन दोनों की जगह, इसकी जगह a प्लस बी कॉस फाई की जगह a कॉस थीटा रख दो, अब b साइन थीटा की जगह a साइन थीटा रख दो, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, और यहाँ आएगा a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। उस पे क्या करो, a को कॉमन ले लो और फिर फॉर्मूला लगा दो साइन a प्लस बी का, तो आपके पास आ जाएगा e इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस सारी प्रोसेस में आपके पास a की वैल्यू का पता नहीं है आपको, और थीटा की वैल्यू का पता नहीं है, क्योंकि हमने मानी हुआ, या हमने एज्यूम करे। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इस तरीके से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, इनको स्क्वायर और ऐड करने के बाद इन दो इक्वेशंस। समझ गए होंगे आप। अब ये आया बेटा आपके पास एम्पलीट्यूड। ठीक, और थीटा कैसे निकालोगे, आप क्या करो, इस इक्वेशन को a साइन थीटा वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो a कॉस थीटा से, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई b साइन फाई प्लस डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस फाई। ठीक, अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, ये था a और ये था b, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, फाई। ये आप देख रहे हैं दोनों के बीच में फाई का फेज डिफरेंस था। लेकिन जो a आपने एज्यूम किया है उसका फेज कितना है, थीटा। आप देख रहे हैं हमने थीटा लिया, तो हम इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या करो, b के कंपोनेंट कर दो, b cos फाई और b साइन फाई, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने a निकाल दिया बेटा, a निकालने के बाद आप क्या करो, इंटेंसिटी निकालो। देखो ये तो निकला एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो क्या होगा बेटा, जब cos फाई की वैल्यू +1 हो जाएगी तो ये फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपके पास तब बनेगा I मैक्सिमम। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई। देखो cos फाई की कौन सी वैल्यूज 1 होती है, 0, तो n इक्वल टू 0 रखोगे। फिर 2 पाई तो n इक्वल टू 1 रख दोगे। फिर कितना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 0 के बाद किसकी वैल्यू होती है +1, 360 की। उसके बाद किसकी वैल्यू होती है 720 की। तो कहने का मतलब फाई इज इक्वल टू 2n पाई, दिस इज द जनरलाइज फॉर्म। अब अगर फाई इज इक्वल टू 2n पाई पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, तो इसका मतलब उसका फेज पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये तो है फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। आपको याद होगा x इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई या 2 पाई बाई लेमडा। ये है, हम क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई होता है, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या करो, फाई की वैल्यू रख दो। कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस n लेमडा। सिमिलरली अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें तो cos फाई की वैल्यू -1 होती है। माइनस कब होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फिर हम यहाँ से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे, तो पाथ डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 2n + 1 लेमडा बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हम कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, थैंक यू।